हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश प्रियदर्शी स्वागत करते हैं आपका एक और वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4A का 2 नंबर का तीसरा नंबर सवाल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी प्रश्नावली 4A का 1 नंबर का पूरा सवाल और 2 नंबर का 2 सवाल हल कर लिया था। आज उसी के आगे हम लोग 2 नंबर का तीसरा नंबर सवाल हल करेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, जो कि है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। हल करेंगे, लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, जब रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, अब कह रहा है सवाल कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो जिसकी वर्तमान आयु x वर्ष है उससे 26 वर्ष बड़े लोगों की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। ठीक है, जैसे कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26। तो लिखेंगे रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि 3 वर्ष पश्चात का मतलब लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु इस समय वर्तमान में x है, 3 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी उसकी, x प्लस 3। तो रोहन की माँ की आयु लिखेंगे माँ की आयु, माँ की आयु x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, देखिए इस चीज को हम लोग एक तालिका बना के भी कर सकते हैं। कैसे, तालिका वाला भी देख लीजिए। जैसे है, हम लिख लेंगे रोहन और माँ, रोहन की माँ। अब यहां लिखेंगे वर्तमान आयु, और यहां लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात की आयु। ठीक है, वर्तमान आयु रोहन की क्या है, x, माँ की क्या हो जाएगी, x प्लस 26। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3, माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 29। तो इस प्रकार से हम तालिका के द्वारा भी इस सवाल को, इन सभी टाइप के सवालों को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, और हम ऐसे लिखकर भी लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जो आसान पड़े आप वैसे लगाइए। हमने दोनों तरीका बता दिया आपको। ठीक है, चलिए हम लिखकर लगा रहे हैं। चलिए आगे हल करते हैं, लिखेंगे अतः कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि रोहन और उनकी माँ की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, अतः 3 वर्ष पश्चात रोहन व उसकी माँ की आयु का गुणनफल बराबर 360। ठीक है, 360 हो जाएगा। तो रोहन की आयु क्या है भैया, रोहन की आयु है हमारे पास x वर्ष, सॉरी 3 वर्ष पश्चात है x प्लस
3 वर्ष, और रोहन की माँ की आयु क्या है, x प्लस 29 वर्ष इज इक्वल टू 360। अब इसी को हमें करना है सॉल्व। ठीक, चलिए x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का गुणा 29 में करेंगे 29x हो जाएगा, 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, और प्लस 29 का गुणा 3 में करेंगे तो 87 हो जाएगा। 3 9 27, 3 2 6 2 8 इक्वल टू 360। पक्षांतर कर लेंगे इनको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360। अब देखिए ये हमारा x वर्ष है प्लस अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 360 में से 87 माइनस करेंगे। चलिए इसको माइनस करते हैं 360 में से 87 को, तो 360 और 87 ऐसे माइनस करेंगे। 10 में से 7 घटेगा 3, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 घटेगा 7, यहाँ बचा 2, 273। तो ये माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, बराबर में 273। ये आ जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। इसी को ज्ञात ही करना था, हम लोग आगे भी ज्ञात कर रहे हैं जो इसका मेन आंसर है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे 273 का गुणनखंड ऐसा करना है कि घटाने पर 32 आए। क्या है, 32। देखिए अब इस सवाल में हमको करना क्या है, 273 लिखा है, माइनस है और यहाँ 32 है, यहाँ 1 है। 273 का गुणा 1 में करेंगे 273 ही आएगा। अब हमको 273 का गुणनखंड ऐसे करना है कि घटाने पर 32 आए और गुणा करने पर 273। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39 माइनस 7। 39 में से 7 को माइनस करेंगे 32 आएगा, और 39 का 7 में गुणा करेंगे तो 273 आएगा, और यहाँ रहेगा हमारा x। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x कॉमन, बचेगा x प्लस 39, इधर से कॉमन होगा -7। ठीक है, इधर से भी बचेगा x प्लस 39। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 39। तो x माइनस 7 इक्वल टू में 0 रहेगा दोनों जगह, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7, और ये है x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -39 जो कि अमान्य होगा। यानी कि अमान्य का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति की आयु माइनस में यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 7 हमारा होगा आंसर। यानी कि हम आंसर में लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु क्या है, यही ज्ञात करनी थी। तो आंसर हमारा आ जाएगा रोहन की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष। जब रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितना होगा, 7 प्लस 26 यानी कि 33 वर्ष। ठीक है, माँ की आयु क्या आ जाएगी, 33। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर हमको प्राप्त हुआ x बराबर 7 वर्ष, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, 7 वर्ष। चलिए ये सवाल हमारा खत्म हुआ, अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। अब इसी 2 नंबर सवाल का चौथा नंबर सवाल देखते हैं, जो कि है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती समय।
यानी 3 घंटे का समय अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए चाल बराबर दूरी बटा समय, इस पर सवाल आ गया हमारा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना सबसे पहले उसको मानेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर कह रहा है रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, तो लिखेंगे कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर, ये दूरी हो गई। समान चाल से तय करती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यहां से समय क्या लगेगा। चाल तो हमें पता हो गई, दूरी हमें पता होगी, समय तो हमें पता नहीं है, तो समय क्या हो जाएगा भैया। तो भैया समय बराबर एक सूत्र होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो इसी को रखेंगे अब, तो ये हो जाएगा समय बराबर, यहाँ नीचे लिख लें या इधर ही लिख लें, सूत्र को लिखते हैं साइड में। ठीक है, लिखेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, तो समय यहां से निकालेंगे तो समय हो जाएगा, दूरी कितना है भैया, लिख लेते हैं दूरी बटे चाल। दूरी है हमारे पास 480, चाल है हमारे पास x। ठीक है, तो इतना घंटे का समय लगेगा। फिर कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, लिखेंगे जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो नई चाल, तो नई चाल हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, x माइनस 8 कर दो। ठीक है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। फिर तो कह रहा है वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। वह उसी दूरी को, यानी इस वाली दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती, यानी कि तो यहां से हमारा समय बराबर क्या हो जाएगा भैया, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यह समय बराबर ना लिखो, कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार, चलिए देखते हैं, कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। उसी दूरी को, यानी इसी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेता। तो भैया दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना घंटा अधिक होता, 3 घंटा। तो दूरी हमारे पास क्या है, दूरी है x माइनस 60, सॉरी दूरी हमारे पास 480, और चाल क्या आ गई नई चाल x माइनस 8। समय, समय बराबर क्या हमने निकाला है 480 बटे x प्लस 3 घंटे का समय अधिक लेती। ठीक है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 480 बटे x माइनस 8 माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा 480 बटे x बराबर में 3। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में x माइनस 8 दूसरे ब्रैकेट में x। ठीक है, x माइनस 8 से ये कट जाएगा, x का गुणा यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 480x माइनस इससे ये कट जाएगा, इसका गुणा यहाँ तो ये हो जाएगा 480x माइनस और बराबर में 3। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे इधर। चलिए अब देखिए यहां से इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 480 माइनस 480x
और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8 0 0, 8 8 64, हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, 3840 बटे में x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में आ गया 3, 3 से गुणा करा देंगे। यहाँ पर एक चीज गलत हो गई, ये 480 x रहेगा, ठीक है, 480 x। अब देखिए 480 x से 480 x ये कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास में 3840 बराबर 3 से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 उठे 24x, इन सबको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस में है इधर आएगा माइनस में 3840 बराबर में 0, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम एक चीज चाहें तो 3 को कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 कम 3 3 दूनी 6 3 उठे 24 बराबर 0, 3 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, बचेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में 0। अब 1280 का गुणनखंड ऐसा करना है कि घटाने पर 8 आए और गुणा करने पर 1280 आए, यानी कि 40 का 40 से करेंगे तो 1600, 40 के अंदर में ही रहेगा इसका गुणनखंड, ठीक है। घटाने पर 8 आए, अगर हम कर लें घटाने पर 8 आए 40 माइनस 32 कर लें, 40 और 32 कर लें 0, हाँ 40 32, 40 32 ही होगा। देखिए आगे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32x माइनस 1280 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1280 बराबर में 0। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 40 एक ब्रैकेट में प्लस 32 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 40 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 40 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 32 बराबर में 0। चलिए अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा भैया x माइनस 40 बराबर में 0, तो x बराबर आ जाएगा 40 यानी कि चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है x प्लस 32 बराबर में 0, x बराबर में माइनस 32, तो ये अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा? क्योंकि कोई चाल ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है, ठीक है। तो अब यहां से ये अमान्य हो गया, तो x बराबर 40 आ गया, यानी कि रेलगाड़ी की चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल क्या आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से ये वाला भी सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। चाल और दूरी पर आधारित क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। चलिए देखते हैं उसी के आगे 2 नंबर सवाल का 5वां नंबर सवाल, जो कि पिछला जो सवाल पढ़े 4 नंबर सवाल उसी के आधार पर है। लिखा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। यानी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटे का कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो हमें दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। हल में लिखेंगे, माना कह रहा है कि सवारी गाड़ी से 1 घंटे का कम समय लेती है। सवारी गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से, तो सवारी गाड़ी को मान लेते हैं, माना सवारी गाड़ी
की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर करा, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी, इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। एक 132 किलोमीटर यानी कि कुल दूरी क्या दी गई है, लिखेंगे कुल दूरी बराबर 132 किलोमीटर। अब लिखेंगे 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर सूत्र क्या होता है, अभी पिछले सवाल में आप लोगों को बताएं। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे में चाल। ठीक है, ये हमारा सूत्र। तो भैया समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी क्या है हमारे पास, दूरी है 132, चाल क्या है x घंटा। ठीक है, लिखेंगे पुनः उसी प्रकार 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय सूत्र आपका वही रहेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है भैया 132 और 40 की कितनी है x प्लस 11 घंटा। ठीक है, चलिए इसके आगे अब इधर देखते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, सॉरी प्रश्नानुसार तो हो गया, अब लिखेंगे अतः। कह रहा है, फिर से सवाल पढ़ेंगे। 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी का क्या है भैया, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है हमारा 132 बटे x प्लस 11। ठीक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे का कम समय लेती है। सवारी गाड़ी का समय कितना है भैया, सवारी गाड़ी का 132 बटे x, इससे 1 घंटे का कम समय लेती है, तो 1 घंटा इसमें माइनस कर देंगे। ये भी समय है, ये भी हमारा समय है। ठीक है, ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है, ये हमारा सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय है, और इससे ये 1 घंटे कम समय लेती है। तो इसको हल करेंगे तो देखो भैया, -1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा +1, और ये प्लस में है, इसको इधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, चलो अब इसको हल कर लो। x और इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1, इससे ये कट जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 132 x प्लस 1 में, इससे ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 132x। सेम टू सेम पिछले नंबर सवाल के जैसे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 132x प्लस 132 प्लस सॉरी माइनस 132x बटे में x स्क्वायर प्लस x बन जा x। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहां से देखेंगे कुछ कट रहा है, यहां से देखेंगे कि कुछ कटवट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा है भैया, 132x प्लस में 132x माइनस में है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बच रहा है उनको
रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही। किसी भी संख्या का 1 से गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, बराबर में 132। 132 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमको मिल रहा है 132। 132 का गुणनखंड ऐसा करना है कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 132 आए। तो घटाने पर 1, गुणा करने पर 132, 12 और 13, 12 3 36, 12 कम 12 3 15, 12 13 नहीं होगा, 11 दूना 22 हासिल 2, 11 कम 11 2 13, 132 सही है। 12 और 11 आएगा हमारा गुणनखंड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा भैया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 11 एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कामन, बचेगा एक्स प्लस 12 माइनस 11 कामन, बचेगा एक्स प्लस 12 इक्वल टू में 0। ठीक है, अरे और ये क्या करती है। चलिए इसके बाद देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12। तो ये क्या होगा भैया, अमान्य होगा, वही चीज, चाल ऋणात्मक नहीं। ठीक है, और यहाँ से ये आ जाएगा x माइनस, या इसको इधर इधर लिख लो, इधर से हटा दो। चलिए इसके बाद इधर देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 12 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 12, जो कि क्या होगा, अमान्य होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। तो x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 11, यानी कि हम कहेंगे कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, x प्लस क्या था 11, x का मान 11 जोड़ दो, बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बड़े से विशाल से सवाल का आंसर हमें प्राप्त हो 11 और 22। ठीक है, 11 और 22। तो ये सवाल हमारा खत्म हुआ, नोट कर लीजिए। 2 सवाल पढ़ाए, 4 नंबर 5 नंबर, दोनों सेम तरीके से, सेम टू सेम। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझिएगा, रिवीजन करिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे, 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं उसी के आगे 2 नंबर सवाल का 6ठा नंबर सवाल, जो कि है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में, और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा की तरफ जाने में, तथा वही दूरी धारा के अनुकूल यानी कि धारा इधर बह रही है तो बोट इधर आ रही है। ठीक है, अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, धारा है, और ये है हमारी बोट। ठीक, अब ये जब अनुकूल जाएगा, धारा भी इधर बह रही है, बोट भी इधर जा रही है, तो स्पीड में ज्यादा जाएगा। लेकिन ये हमारी धारा है और ये हो जाएगी हमारी बोट। ठीक है, अब धारा इधर की ओर बह रही है और बोट क्या है, बोट इधर की ओर आ रही है, तो इसको तो ज्यादा समय लगेगा ना, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, है ना। धारा के अनुकूल जाने में जाने वाली बोट और धारा के प्रतिकूल में आने वाली बोट अनुकूल जाने वाली की अपेक्षा ज्यादा समय
लगेगा। कितना? 1 घंटा का ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, वही कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा। जब धारा के अनुकूल जाएगी, ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव रहेगा, और धारा के अनुकूल प्रतिकूल आएगी तो क्या रहेगा? चिन्ह निगेटिव रहेगा। चलिए, पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब समझ आते हैं इसमें, कहां पर पॉजिटिव लगाना है, कहां पर निगेटिव। चलिए सबसे पहले हल करेंगे इसे। हल में लिखेंगे, धारा की चाल ज्ञात करनी है हमको, तो लिखेंगे माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब लिखा है मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, लिखेंगे दिया है मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, कुल दूरी 18 किलोमीटर तो लिखे ही नहीं, चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी हो जाएगी 24 किलोमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल, तो पहले निकालेंगे धारा के अनुकूल जाने में अनुकूल जाने में सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल निकालेंगे जब अनुकूल जाएंगे। ठीक है, तो स्थिर जल में चाल कितना? 18। ठीक है, अनुकूल जाएंगे तो धारा की चाल क्या है? x, तो x 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा इधर बह रही है और बोट इधर आ रही है, प्रतिकूल जाने में सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी नई चाल। ठीक है, अनुकूल जाने में चाल और प्रतिकूल जाने में चाल, ये आ गई। अब लिखेंगे अतः, देखो कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी यानी 24 ही किलोमीटर धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अतः समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमारा होता है सूत्र। ठीक है, तो अब इसी सूत्र से हल करेंगे। समय समय हमको निकालना है, सबसे पहले समय के इक्वल में सबको कर लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो है अनुकूल जाने में सापेक्ष चाल, अब इसमें कह रहा है कि प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा, अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है धारा के प्रतिकूल। तो हमारे पास क्या है? धारा के प्रतिकूल वाला क्या है? प्रतिकूल के लिए समय बराबर हो जाएगा, दूरी है हमारी 24 किलोमीटर, प्रतिकूल जाने में कितना लग रहा है? 18 माइनस एक्स, बराबर अनुकूल आने की अपेक्षा धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा, धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा, अनुकूल क्या है? 18 प्लस एक्स, वापस आने की अपेक्षा कितना समय अधिक लगता है? 1 घंटा समय अधिक लगता है, तो 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा भैया 24 बटे 18 माइनस एक्स, माइनस इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 24 बटे 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब इसी को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, पक्षांतर तो कर ही लिए हैं। जब एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो एलसीएम के रूप में हमको प्राप्त होगा 18 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, 18 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में,
अब माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा तो 24 का गुणा प्लस वाले में होगा और इधर बचेगा हमारे पास -24। प्लस से प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला इधर होगा 18 माइनस एक्स बराबर में 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 24 और 18 का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमको 18 चौक 72 हासिल 7, 18 दूना 36, 7 43। ठीक है, तो ये हो जाएगा 432 प्लस 24x माइनस ये भी वही आएगा 432 ही, और माइनस माइनस प्लस 24x। ठीक है, बटे में ये हो जाएगा 18 का गुणा 18 में करेंगे 324। ठीक है, -324 हो गया। अब ये माइनस में क्या हो जाएगा, -18 का 24, 18 प्लस 18x और -18x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा लिखा हुआ है -b a+b, तो हम इसको a-b के रूप में भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट गुणा करा के काट पीट लो, बराबर में 1। हल करेंगे 24 इधर 432 माइनस में, 432 प्लस में कट जाएगा, 24 24 हो जाएगा 48 x बराबर इनका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये हमारे पास पहले से ही प्लस में मौजूद है और ये प्लस में था, इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको 324 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 48 आए और गुणा करने पर 324 आए। घटाने पर 48 आए, गुणा करने पर 324 आए। चलिए देखते हैं, तो घटाने पर 48 आए और गुणा करने पर 324। 324 का निकाल लेते हैं गुणनखंड, 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 27 दूना 54। 54 में से 6 घटाएंगे तो 48 ही बचेगा। 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 2 32। सही है, 54 6, 27 दूना 54 हो गया, 3 दूना 6। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ। हल करेंगे इसको तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस 54 एक ब्रैकेट में, माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 54 एक ब्रैकेट में। प्लस क्यों, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। अब यहाँ से एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 54, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 बराबर में 0। तो एक बार x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -54, जो कि मान्य नहीं होगा या अमान्य लिख सकते हैं। दूसरा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो आंसर के रूप में हम क्या लिखेंगे कि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। धारा की चाल x बराबर 6 किलोमीटर ठीक है, धारा की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल लग गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगा लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इस प्रकार से ये वाला सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नंबर सवाल के साथ।